बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक़ मेडिकल के शोबे से हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ख़ान साहिब। डॉक्टर साहब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेस के प्रिंसिपल हैं और इसके साथ साथ ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से आँखों की मुख्तलिफ़ बीमारियों और अंधेपन के इलाज से वाबस्ता हैं। इस ज़िम्न में इनकी शानदार खिदमत का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान इन्हें सितारे इम्तियाज़ जैसे कौमी एजाज़ से नवाज चुकी है। डॉक्टर साहब 2.5 साल तक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनके कस्बे कमाल का अहवाल इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल होगा आपके इब्तदाई हालात ज़िंदगी के हवाले से। पैदाइश कब और कहाँ हुई, तालीम वगैरह किधर हासिल हुई? ठीक है, मेरी पैदाइश सन 1961 में लाहौर में जी हुई, किला लक्ष्मण सिंह के इलाके में। अच्छा। तो मेरे वाला साहब भी डॉक्टर थे। मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल और माल से किया। जी जी। FSC गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। उसके बाद किंग एडवर्ड से मैंने MBBS 1985 में किया और 1991 में मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी ऑप्थल्मोलॉजी में किया किंग एडवर्ड और पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी जी। और 2013 में मैंने PhD किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से की ऑप्थल्मोलॉजी में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके वालिद साहब भी डॉक्टर थे, तो मेडिकल का प्रोफेशन इसी वजह से चुना आपने? मेडिकल में एक तो उनको देख के भी और दूसरा खुद भी शौक था कि अच्छा, मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। आपने मेडिकल में ऑप्थल्मोलॉजी का शोबा ही क्यों अपनाया, इसकी क्या वजूहत थी? जी, जब हम मेडिकल कॉलेज में 5 साल होते हैं हमारे, तो उसमें हम मुख्तलिफ वार्ड में रोटेशन होती है। तो जब फाइनल ईयर में हमारी रोटेशन हुई आई वार्ड में, तो उस वक्त मैंने देखा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी आती है जब अगले दिन उनकी पट्टी खुलती है। अच्छा। ऑपरेशन के बाद तो एकदम वो उनको दुनिया रोशन नज़र आती है। अच्छा। और दूसरा, मैं अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद मुनीरुल हक साहब से बहुत मुतासर था। अच्छा। कि जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद का के इंस्टीट्यूट बनाया और इलाज मालजे में उनको मरीज़ों को मुआयना करते देखा, ऑपरेशन करते देखा, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिली थी मुझे। आपका जो शोबा ऑप्थल्मोलॉजी, इसका अगर हम आसान अल्फाज में इसको एलेबरेट करें तो वो क्या है? क्योंकि जो आँखों की बीमारियां हैं और इसके इलाज के हवाले से मेडिकल प्रोफेशनल 2-3 किस्म के हैं। इसको बेसिकली शोबा अमराज चश्म कहते हैं। अच्छा। और इसके अंदर और बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, सब डिसिप्लिन कहते हैं। देख, एक तो ऑप्थल्मोलॉजी के अंडर ऑप्टोमेट्री भी आती है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है कि उन्होंने एनकों का नंबर चेक करना है, ग्लासेस का नंबर, कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करने हैं और आँखों की बीमारियों को तशखीस करके उनको रेफ़र करना है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को। ठीक है। एक होता है ऑर्थोप्टिस्ट, जिसका काम है कि भेंगापन की जो मरीज़ हैं उनकी असेसमेंट करना और रिकमेंड करना ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के लिए जी कि इसके लिए बेहतर इलाज ये है कि इसका ऑपरेशन कर दें या इसको प्रिज्म दे दें या इसको ग्लासेस दे दें। एक है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टिगेटिव ऑकुलिस्ट, जिनका काम है कि ये जो टेस्ट नहीं, आँखों के पर्दे के टेस्ट करना, विजुअल फील्ड करना, आँखों के अल्ट्रासाउंड करना, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आती है ऑप्थल्मोलॉजी के अंदर है। और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट का काम है कि अब मरीज़ों को मुआयना करना, तशखीस करना, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना और ऑपरेशन। कंप्लीट डिसिप्लिन यही है? जी बिल्कुल, ठीक है। और सब मिलके एक टीम बना देते हैं। टीम जिसका सरबराह ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशल होता है और टीम के मेंबर में ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, ऑर्थोप्टिस्ट होता है, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है, एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन होता है और फिर एक ऑप्थेल्मिक नर्स होते हैं। सब मिलके एक टीम बनाते हैं जिसका सरबराह एक आई स्पेशलिस्ट होता है। अच्छा, ये तो मेडिकल प्रोफेशन हो गया ना? जी। तो ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन होता है, ऑप्टिशियन जो 2 तरह के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिशियन और एक होता है डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन। जी। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है जो फैक्ट्रीज में ग्लासेस वगैरह बना के वो आगे सप्लाई करते हैं, और डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन होते हैं जो आप देखें जिस तरह एनकों की दुकानें हैं, वहाँ पर जो लोग, मैं अपना एनक का नंबर लेके जाता हूँ, मुझे ये एनक बनानी है, तो वो फ्रेम सेट मुझे उसे सेलेक्ट कराते हैं, फिर उनमें मैं जो नंबर है उसमें उस फ्रेम में फिट करके वो मुझे देते हैं। उनको डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन कहते हैं। उनका कोई काम आंखों के मुआयने से, इलाज से नहीं होता। जैसे हम ये डॉक्टर कह देते हैं, डॉक्टर साहब ये मेरी आंख खराब होगी, वो डॉक्टर नहीं है। वो नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो उस वक्त कॉलेज था,
उधर से ही आपने तालीम हासिल की, MBBS किया और इधर ही आपने पढ़ाना शुरू किया। ये कब की बात है? मैं 79 में मैंने किंग एडवर्ड ज्वाइन किया, 85 में मैंने ग्रेजुएशन की। फिर मैं उसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस से रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार से होता हुआ मैं 91 में मैंने मास्टर्स की ऑप्थेल्मोलॉजी में, फिर सीनियर रजिस्ट्रार हो गया। ठीक है। और उसके बाद 92 से मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, फिर प्रोफेसर हुआ। तब सारा 30 साल से ज़्यादा अरसा है मुख्तलिफ स्टेजेस आफ्टर MBBS आप कह लें कि मैं स्टेजेस से गुजर के 2004 में आपकी सरबराही में कॉलेज कायम हुआ ऑप्थेल्मोलॉजी का। जी। तो इसके क़याम के ग़राज़ व मक़ासिद क्या थे? इसका बेसिकली ये सेल कायम हुआ था 1999 में जी। उसका नाम था कम्प्रिहेंसिव आई केयर सेल, जिसका मैंडेट था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आई हेल्थ के जितने लेवल्स हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, सब सेकेंडरी, उनमें आई केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करना, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से डिफरेंट कैडर्स प्रोड्यूस करना, डिफरेंट डिजीज़ के प्रोजेक्ट बनाना, डिस्ट्रिक्ट आई केयर प्रोग्राम बनाना, ताकि डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के शोबे अमराज चशम है उनमें डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके उनको अपग्रेड करना। तहसील लेवल पर आई डिपार्टमेंट होते ही नहीं थे, तो वहाँ पर नए आई डिपार्टमेंट बनाना और अवेयरनेस कैंपेन। ये बेसिकली कॉलेज का या कम्प्रिहेंसिव आई केयर सेल, जो फिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव ऑप्थेल्मोलॉजी बना और फिर 2007 में इसको कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी अलाइड विजन साइंसेज का दर्जा दे दिया गया। ये इसके मकासद से जो 1999 से चलते आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आई केयर के हवाले से या आई हेल्थ के हवाले से आप जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं पाकिस्तान में। तो ये बताइए कि जनूबी एशिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो अवाम है उनको आँखों की जो बीमारियां हैं वो किस किस्म की हैं और इनमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? जो लेटेस्ट सर्वे 2004 और 2005 में हुआ था, नेशनल सर्वे ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन इन पाकिस्तान में, उसके मुताबिक जो प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस पाकिस्तान में 0.9% है जी। ये 1989 में 1.76% होती थी। अच्छा। जो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 0.9% तक आ गई है। सही है। इसके मुताबिक 1.5 मिलियन पीपल, 15 लाख लोग पाकिस्तान में अंधेपन में मुब्तला हैं। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी वजह 54% सफ़ेद मोतिया, 14% आँखों के कर्निया की सफ़ेदी, वो कुकरों की वजह से भी हो सकती है, चोट की वजह से भी हो सकती है। 7% अंधापन काले मोती की वजह से है। अच्छा। 4% अंधापन नज़र की कमज़ोरी, लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ ऐनक का नंबर लेने से उनकी बिनाई बहाल हो सकती है। 2% अंधापन है जो उम्र की वजह से आँखों पर पर्दे पर असरात होते हैं। और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग काजेज़ हैं उसमें सबसे सरफ़हरिस्त शुगर के आँखों पर असरात हैं। ज़ियाबतीस जो है उसकी आँखों पर असर, ये सबसे ये वजूहात हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली 80% अंधापन अवॉइडेबल है। या तो उसको ठीक किया जा सकता है या उसको होने से रोक दिया जा सकता है। मसलन सफ़ेद मोतिया ऐसा अंधापन है जिसको हम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है। जबकि काला मोतिया या शुगर की वजह से आँखों पर असरात या कुकरे, ये ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको हम रोक के हम लोगों को अंधा होने से रोक सकते हैं। मसलन अगर शुगर के मरीज़ को बाकायदगी से मुआयना कर दिया जाए साल में 2 दफ़ा, तो शुगर के असरात आँख के पर्दे पर हैं, उसी वक्त हम डिटेक्ट करके लेज़र लगा दें तो हमेशा के लिए बच सकता है। सही है। कुकरे एक ऐसी बीमारी है जो पुअर ओवर क्राउडेड प्लेसेस में होती है और जहाँ पर हाइजीन ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। तो अगर हम लोगों के रहने सहने की क्वालिटी इम्प्रूव कर दें, साफ़ पानी दे दें, बच्चों को सबको कहें कि अपना हाथ धोएं, मुंह दिन में 3-4 दफ़ा धोएं, तो ये ऐसी बीमारी है जिसको होने से ही रोका जा सकता है। आंखों के सामने जाला सा जो आता है उसको सफ़ेद कॉर्निया के ऊपर सफ़ेदी नहीं आ जाती उसको, तो ये बीमारी को ही होने से रोका जा सकता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आँखों की किन बीमारियों को संजीदा लेना चाहिए? 3 बीमारी में कहा जा सकता है। एक तो काला मोतिया, एक शुगर जिसके आंखों पर पर्दे पर बुरे असर आते हैं, इसलिए इन बीमारियों को साइलेंट रॉबर ऑफ द विजन कहते हैं। ठीक है। कि मरीज़ को आखिरी स्टेज तक पता नहीं चलता कि मेरी नज़र कम होती जा रही है, वो फिर अपना वैसे मुआयना कराने आता, पता चलता है उसकी तो बड़ी नज़र ख़राब हो चुकी है। और तीसरी बीमारी आप कुकरे हैं, अगर उसको शुरू से ही पता चल जाए बीमारी है तो इन तीनों बीमारियों में अगर शुरू से ही आप डायग्नोस कर लें तो ये बीमारी होने से भी रोकी जा सकती है
और इनके आंखों पर जो बुरे असरात जिसकी वजह से अंधापन होता है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अंधेपन के ख़ात्मे के हवाले से सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर जो वजारतें हैं उनके तहत भी काम आप कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए गए हैं अंधेपन के ख़ात्मे के हवाले से? मैं बेसिकली नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस और पंजाब का प्रिवेंशन कोऑर्डिनेटर भी हूँ। जी जी। तो मैं बड़ी फ़ख्र से बताता हूँ, और ये पूरी दुनिया में WHO में, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस में, और जितनी NGOs काम कर रही हैं फॉर आई हेल्थ इन पाकिस्तान, वो बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो अंधेपन के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन कदम उठाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती, और अपने आई डिपार्टमेंट को और अपने नेशनल कमेटी फॉर आई हेल्थ को, नेशनल कोऑर्डिनेटर को पूरी सपोर्ट करते हैं, वो कोट करते हैं। सही है। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस बनाया 2.6 अरब रुपए से वफाकी सतह पर, जिससे सारे जितने मुल्क के जितने टीचिंग अस्पताल थे उनमें आई डिपार्टमेंट अपग्रेड किए गए। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनके आई डिपार्टमेंट अपग्रेड किए गए, और तहसीलों में जो नए आई डिपार्टमेंट बनाए गए। और पंजाब गवर्नमेंट भी किसी तरह पीछे नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया कि सर्वे टू एस्टिमेट आई डिजीज़ ऑफ आई इन चिल्ड्रन, फिर प्रोविंशियल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, और अभी लेटेस्ट एक प्रोविंशियल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस 2015 से 2018 तक अप्रूव हुआ है, जिसके तहत अब आई केयर सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट तहसील से भी नीचे रूरल हेल्थ सेंटर तक पहुंचा दी गई है, जिसमें अगले 3 सालों में रूरल हेल्थ सेंटर में 36 रूरल हेल्थ सेंटर में पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर आई केयर सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी एंड सर्विस डिलीवरी सेंटर बनेंगे, जिसमें आई सेंटर बनेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट वहाँ पर अपॉइंट होंगे, गवर्नमेंट सारा इक्विपमेंट देगी, और वहाँ से लोगों को बीमारियाँ तशखीस होंगी, जो जिनके ऑपरेशन है मेडिकल ट्रीटमेंट उनको रेफ़र कर दिया जाएगा तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ पर पहले आई डिपार्टमेंट हमने बना दिए हैं। अब रूरल हेल्थ सेंटर में बनाने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे, एक औरत के लिए और बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो खुद ट्रैवल करके तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जाए या डिस्ट्रिक्ट के जाए। रूरल हेल्थ सेंटर उनके घर के साथ है। ठीक है। अब बच्चा भी जा सकता है माँ के साथ, माँ भी जा सकती है अपना मुआयना कराने के लिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट वहाँ मौजूद होगा जो 80% बीमारियों को तशखीस करने के काबिल है। वो उनको वहाँ ग्लासेस दे देगा, कॉन्टैक्ट लेंसेज दे देगा, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, शुगर के असरात, उम्र के असरात पर्दों के ऊपर और कॉर्निया पर जो ट्रकोमा की वजह से, वो सारे डायग्नोज करके वो रेफ़र कर देगा तहसील कि जी आपको ये बीमारी है, आप फ़ौरन चले जाएं। और पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि जो विजुअली सीवियरली विजुअल इम्पेयर्ड और ब्लाइंड लोग हैं उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में लो विजन क्लिनिक्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिए हैं, जिसका मकसद ये है कि जितने एक डिस्ट्रिक्ट में लोग अंधेपन में मुब्तला हैं और सीवियरली विजुअल इम्पेयर्ड हैं, जिनकी किसी वजह से ऑपरेशन से या आम मेडिकल इलाज से नज़र नहीं बहाल हो सकती, तो उनके लिए स्पेशल लो विजन डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें टेलीस्कोप्स होती हैं, मैग्नीफायर्स होते हैं, ताकि वह अपनी एम्बुलेटरी विजन उनकी रिस्टोर कर दी जाए। और साथ उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर, ताकि जो जिनके मतलब हम लो विजन डिवाइसेस भी नहीं रख सकते, हम उनको इतना सिखा दें कि वो अपना कैसे चीज़ों को पहचान सकते हैं, कैसे रास्ता ले सकते हैं। और ये जो सेंटर्स हैं ये रजिस्ट्री सेंटर भी काम करेंगे। जितने डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो हम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ये सेंट्रल रजिस्ट्री पॉइंट हो जाएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। जितने ब्लाइंड और सीवियरली विजुअली इम्पेयर्ड हम इनको रजिस्टर करेंगे, सही है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इनका हेड क्वार्टर जो है वो कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी बन जाएगा। हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे डिस्ट्रिक्ट कसूर में इतने लोग अंधेपन में मुब्तला हैं, ये उनका एड्रेस है, ये इनको हम नज़र इनकी रिस्टोर नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उनको पहले ही गवर्नमेंट उनको जॉब देने को तैयार है या उनको स्टाइपेंड देने को तैयार है, तो वो उनके पर पूरा एक पूल बन जाएगा। सही है। हम उनका इलाज भी कर देंगे जो पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन इनको आइडेंटिफाई भी कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 2.5 बरस तक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, तो इस दौरान
किन मसाइल का सामना किया और कौन कौन से हल हुए? मसाइल बेसिकली मेरे जब 2.5 साल किंग एडवर्ड में रहा तो उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली ऊपर नीचे 3 डेंगू के अटैक हुए। मैं तो उसका विटनेस हूँ कि एक वक्त था कि 450 मरीज़ मेयो अस्पताल में से डेंगू के थे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है कि मैंने देखा है कि अगर हुकूमत की विल हो तो कैसे बीमारी से फाइट किया जा सकता है, और उसको मैंने अपने आँखों से सामने देखा कि हमने उस बीमारी को, ऑब्वियसली जब तक पॉलिटिकल विल ना हो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उस बीमारी को हमने फ़ाइट किया। और ये उस वक़्त डेंगू के अल्लाह का शुक्र है कि दूसरे साल में कोई डेथ भी नहीं हुई जी। इसलिए मसाइल बाकी हेल्थ एजुकेशन के होते हैं, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के होते हैं, तो वो मसले मसाइल जितने हम हल कर सकते हैं करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ एक्सपेंड करती जा रही है, आबादी एक्सपेंड करती जा रही है। यही वार्ड बेसिकली मेयो अस्पताल 300 लोगों के लिए बना था। सही है, जो आपका टीचिंग हॉस्पिटल है। हाँ जी, 300 लोगों के लिए बना था। हाँ जी। अब देखें आबादी 300 लोगों की, उस वक्त पॉपुलेशन कितनी थी? बहुत कम थी, 3 लाख पॉपुलेशन थी। अब देखें लाहौर की पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, लेकिन फैसिलिटी भी बहुत बढ़ गई हैं। देखें जो 44 डिपार्टमेंट्स हैं किंग एडवर्ड में और मेयो हॉस्पिटल में, 44 एक अंडर वन रूफ, इतना बड़ा साउथ ईस्ट एशिया में कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं होता। सही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 20 से ज़्यादा मालिक के बैरूनी मालिक के दौरे किए हैं, तो कभी बैरून मुल्क जॉब ऑफर नहीं हुई ज़्यादा पैसों की? जॉब ऑफर हुई, 91 में भी हुई ऑफर सऊदी अरेबिया में। उस वक्त मेरी तनख्वाह 42,000 थी। अच्छा। तो वहाँ पर ऑफर 3.25 लाख की थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं बेहतर है कि किंग एडवर्ड में एज ए सिस्टम पे सारी उम्र काम करता रहूँ कि मुझे मुल्क से बाहर जाने को, लेकिन मेरा तबीयत नहीं की मेरी बाहर जाने को। अच्छा, दूसरे डॉक्टर तो बड़ा बाहर चले जाते हैं फ़ौरन, बस पाकिस्तान के लिए काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी मैं बात हो रही है कि डॉक्टर बाहर चले जाते हैं, पढ़ेंगे इधर, तालीम इधर हासिल करेंगे, प्रैक्टिस भी इधर शुरू करेंगे, लेकिन चले बाहर जाते हैं। ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक हैं उधर पाकिस्तानी डॉक्टरों की बड़ी मांग है। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तानी डॉक्टर्स का, या मुख्तलिफ शोबों में आप देख लें, ये कैसे ख़त्म हो सकता है या कम कैसे हो सकता है? देखें, पहली तो सबसे बड़ी बात है ख्वाहिशात पर काबू, और दूसरा ये ज़हन से हमेशा निकाल देना चाहिए कि हर बंदे को जॉब मिलेगी। देखें, हर बंदा FSC जो करता है उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। ठीक है। या हर बंदा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट 1 करता है उसको ज़रूरी नहीं कि अपने दायरे में भी जॉब मिल जाए, इधर उधर जाना पड़ता है। तो इसलिए ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि ये नामुमकिन है कि हुकूमत हर बंदे को जॉब देगी। तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करें, क्वालिफिकेशन लें, एक्सपीरियंस लें और प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश हो जाए। ये मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इससे आप ना सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव करेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि बड़े शहर में बैठे। मेरा मशवरा नौजवानों को ये होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें और उसके बाद किसी पेरिफेरी में जाके अपना प्राइवेट सेटअप करें अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। ठीक है। अक्सर डॉक्टर्स देखे हैं, ख़ास तौर पर जो लेडी डॉक्टर्स हैं, वो MBBS करती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती, शादी के बाद वो MBBS का कोई फ़ायदा नहीं उठा रही। जी जी। कई डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर बन जाएंगे लेकिन उसके बाद CSS किया, किसी और फील्ड में चले गए। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बतौर डॉक्टर लाजमी सर्विस का एक्ट हो कोई, जिसकी बदौलत जो है वो डॉक्टर एक मखसूस अरसे तक वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे? ये बहुत ज़रूरी है। देखें, इस वक्त किंग एडवर्ड में 65% लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, और इनमें से मोर देन 50% जॉब नहीं करेंगी, घर बैठ जाएंगी। उनकी मजबूरियां हैं, किसी की शादी आर्मी ऑफिसर से होती है, किसी से टीचर से होती है, किसी की वकील से होती है। जहाँ जहाँ वो मूव करते हैं ये भी उनको मूव करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ कि जब तक 5 साल का बॉन्ड नहीं भरा जाएगा, देखें 18,000 रुपये फीस लेती है पब्लिक सेक्टर में हुकूमत मेडिकल स्टूडेंट से। ठीक है। जबकि प्रैक्टिकली 18-20 लाख रुपया 1 साल का खर्च होता है 1 साल का। जी। अच्छा। तो इसका एक ही हल है कि 5 साल के लिए बॉन्ड भर लें। बॉन्ड भरें, ऑटोमेटिकली लोगों को हुकूमत देगी ना जॉब। ठीक है। बॉन्ड भरा तो हुकूमत भी पाबंद होगी, ये भी पाबंद हो गए। हाँ। इनको जॉब भी मिल जाएगी, ये भी पाबंद है। तो इसलिए हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव कर देंगे। सर, हम देखते हैं यंग डॉक्टर जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हड़ताल कर देता है इसके बारे में क्या कहेंगे?
हड़ताल किसी जेन्युइन रीज़न के लिए तो मेरा ख्याल है कि नेगोशिएट कर लेना चाहिए बजाय हड़ताल के, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन ऐसा, मैं तो अपने जितने मेरे वार्ड में कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप इस मोटिव के साथ आ रहे हैं कि आपने सिर्फ पैसा कमाना है, तो मैं आपसे मशवरा दूंगा कि अभी ही मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ दें। अच्छा, अपनी नीयत ये बनाएं कि पैसा भी कमाना है और सर्विस भी देनी है, सर्विस प्रेफरेबली पुअर्स को देनी है। तो ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है मेरे जो कलीग मेरे साथ जूनियर काम करते हैं। और मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि मेरी वार्ड में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो पैसे की ख्वाहिश रखता हो। ख्वाहिश है लेकिन रिस्पेक्टेबल इनकम के ख्वाहिश रखते हैं। कोई हिर्स नहीं है कि फ़ौरन ही लाखों करोड़ों की जायदाद बन जाए या ऐसी बन जाए, ऐसी किसी में नहीं। सारे डॉक्टर्स भी एक जैसे नहीं है। हमने बहुत से डॉक्टर देखे हैं जो चैरिटी वर्क भी करते हैं, मुफ्त ऑपरेशन भी करते हैं, मुफ्त इलाज भी करते हैं। आप भी तो करते हैं मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, मैं तो काफ़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं हड़ताल पर यकीन नहीं रखता, ख़ास तौर पर मेडिकल प्रोफेशन में। मैं नेगोशिएशन पर यकीन रखता हूँ, और नेगोशिएशन से जो बात हो सकती है वो यकीन करें हड़ताल से नहीं हो सकती। सही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको सितारा इम्तियाज़ भी मिला, अपनी फील्ड में आपको कई दूसरे इजाज़त भी हासिल हैं, तो जब आपकी सलाहियतों का एतराफ़ होता है तो कैसा महसूस होता है? बस मुझे कई दफ़ा से बड़ी, जब कोई तारीफ़ कर रहा था मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है कि पता नहीं काबिल हैं कि नहीं कि इतनी तारीफ़ कोई करता है। तो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मेरी कोई तारीफ़ ना करे। तो अगर स्टेज पर भी बुलाते हैं तो सिंपल डॉक्टर असद असलम कह के बुला लें, बजाय कि वो कहने के ये किया। तो खुशी बस होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि माँ बाप खुश हो रहे होंगे जहाँ भी अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब फरमाए। मुझे बेसिकली 4 अवार्ड मिले हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सितारा इम्तियाज़, जी जी। एक मुझे मिला है एशिया पैसिफिक अवार्ड, सही है, तो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में मिलता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। एक मुझे गोल्ड मेडल मिला है ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी पाकिस्तान की तरफ से, सही है, फॉर सर्विसेज इन कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी। और एक गोल्ड मेडल मिला था मुझे जो हैदराबाद सोसाइटी है, ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी हैदराबाद ब्रांच, उन्होंने दिया था फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, सही है। और एक मिला था मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन की तरफ से कि मैं सर्विसेज इन मेडिकल एजुकेशन पर। टोटल 5 अवार्ड मिले हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा जी कि एक डॉक्टर की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से आप पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा। बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। मेरे बच्चे हालांकि बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर भेजा था कि पाकिस्तान आके वापस खिदमत करनी है। अच्छा। सिर्फ एक शर्त पर। एयरपोर्ट पर भी कहा था वापस आना है और पाकिस्तान की में आके सर्विस देनी है। और यही मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान साहब से आप हमारी गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इमरान मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।